किसान को उचित समय पर उचित मात्रा में सिंचाई का पानी उपलब्ध करा दिया तो किसान की पैदावार 100% बढ़ेगी ही बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में बहुत विकसित जो है वेल डेवलप्ड मंडी सिस्टम है। उससे योगी सरकार आई थी, किसानों के लिए नहर का पानी फ्री कर दिया। योगी आदित्यनाथ जी की जब सरकार बनी तो पहला उन्होंने बड़ा कदम उठाया था कि भाई किसानों का जो कर्ज माफ करने का है वो 140,000 करोड़ का उस टाइम पर किया था उन्होंने। एक हो रहा है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, लॉ एंड ऑर्डर। हर आदमी को फेथ है कि हमारे पास जो हमारा प्रोड्यूस है वो उचित रेट पे बिकेगा और उसे तुरंत आपके पैसे मिलेंगे, न कोई लूटने वाला होगा, न कोई खोसने वाला होगा। इनफैक्ट ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को और बायो एग्रीकल्चर को बड़ी प्राथमिकता इस सरकार ने दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। हम उत्तर प्रदेश में लगातार हो रहे विकास के बारे में बात तो करते आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इस विकास के पथ पर शायद हम किसानों को भूलते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। हमारे इस पूरे विकास के पथ पे किसान उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि आप और हम उनके बारे में नहीं भूल सकते। तो आज बात हम करेंगे किसानों के बारे में, वो किसान जो अन्न को, अनाज को खेत से उगाकर आपके और हमारे घरों तक पहुंचाता है। उत्तर प्रदेश में कृषि का क्या है हाल और साथ ही क्या आज किसान है वहां खुशहाल, यही हमारा थीम होगा। हमारे साथ स्वागत कीजिएगा। आज बातचीत करने के लिए पैनल में मौजूद हैं डॉक्टर बीरपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर एमजे खान जी होंगे और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत इस पैनल में। और सबसे पहले शुरुआत, आप लोग अनुभवी हैं और आपने देश को, किसानों को, इस देश की मिट्टी को उगते हुए देखा है, बढ़ते हुए देखा है, पलते हुए देखा है और फूल देते हुए भी देखा है। तो आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। बीरपाल जी से स्टार्ट करना चाहेंगे। सर, आपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बहुत काम किया है और साथ ही आप हमारे देश की मिट्टी को जानते हैं, समझते हैं, आप खुद यहाँ के नागरिक हैं। आपको क्या लगता है कि पहले जो किसानी खेती हुआ करती थी और आज की डेट में जो किसान है, जो हमारी खेती है, जो हमारी मिट्टी है, वो बदली है या फिर उसमें और भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, खासकर उत्तर प्रदेश में? हाँ, देखिए, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूँगा। देश के दो प्रहरी, एक खेत का और एक देश की सीमाओं का। खेत का जो प्रहरी है, जिसको हम अन्नदाता कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, सभी कहते हैं, बिना अन्नदाता के खेत पर मतलब अपना उत्पादन बढ़ाए और बिना उसकी तरक्की के देश तरक्की नहीं कर सकता। यदि किसान के खेत में पैदावार भरपूर होगी और उसका उत्पाद उचित रेट पे बिकेगा तो किसान, हमारे जितने भी प्राकृतिक रिसोर्सेज मतलब संसाधन हैं वो कम होते हुए भी, एग्जिस्टिंग सिचुएशन में भी उन्हीं रिसोर्सेज के होते भी उससे अधिक पैदावार करके दिखाई देगा। बेशर्त है उसका पैदावार जो है, उसका जो उत्पाद है वो उचित रेट पे और उचित समय पर बिके। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि किसान का उत्पाद यदि उचित रेट पे बिकेगा तो किसान बिल्कुल 100% पैदावार ज़्यादा करेगा और उससे पैदावार ज़्यादा करेगा तो उससे जितने भी हमारे एलाइड सेक्टर्स हैं, चाहे लेबर हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे वेयर हाउसेज हो, मतलब हर एक आदमी को उससे रोजगार मिलता है। तो इसलिए किसान का उत्पाद बढ़ना, किसान की पैदावार बढ़नी और किसान को खुशहाल बनाना बहुत आवश्यक है, देश को यदि आपको खुशहाल बनाना है तो। ठीक है सर। एमजे खान जी, मेरा सवाल आपसे होगा कि जैसा कि आपने सर ने कहा कि कृषि जो है एक एकल प्रक्रिया नहीं है, उसमें चीज़ें जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि हम किसानों को भी इसमें ऐड करते हैं, मजदूर, ट्रांसपोर्ट, उपभोक्ता, सारी चीज़ें एक श्रृंखला है। इसके बाद कृषि जो है फलता फूलता है। मैं जानना चाहूँगी कि आज के टाइम में जो कृषि है उसमें ट्रांसपोर्ट, सिंचाई, वातावरण और साथ ही जलवायु, पानी, खाद, मिट्टी, मजदूर, उद्योग, इन सब को आप कैसे समझा पाएंगे और कैसे देखेंगे? क्या हमने आज वो तमाम उन सुविधाओं को लाकर अपने किसानों के आगे रख दिया है जिससे बहुत आसानी से वो अपने घर पर खेती करें, अपने अनाजों को उगाएं और सीधे लोगों तक पहुंचा सकें? देखिए, कृषि में किसान जो है वो मुख्य भूमिका में है, प्रिंसिपल ऑपरेटर जिसे बोलते हैं। लेकिन किसान सक्सेसफुल हो उसमें सभी का रोल है। रिसर्च सिस्टम अगर ना हो तो टेक्नोलॉजीज़ नहीं आएंगी, तो रिसर्च सिस्टम का बड़ा योगदान है जिसमें सारे
इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और उसके 105 इंस्टीट्यूट हैं, सब काम करते हैं। और कोई 900 के आसपास कृषि विज्ञान केंद्र हैं देश में, उसमें से कोई 90 के आसपास उत्तर प्रदेश में है। दूसरा है इंडस्ट्री का रोल। इंडस्ट्री में अगर कोई फर्टिलाइज़र नहीं बना रहा होगा तो किसान कितना ही मेहनत कर ले, उसका मेहनत का फल नहीं मिलेगा। तो फर्टिलाइज़र ज़रूरी है। अगर ट्रैक्टर नहीं होंगे तो मैकेनाइजेशन नहीं होगा, तो लागत कम नहीं होगी, सिंचाई नहीं होगी। अगर फसल खड़ी हो गई है लेकिन कीड़े खा रहे हैं तो फसल सुरक्षा जरूरी है, इसका मतलब पेस्टिसाइड की ज़रूरत है। सीड नहीं होगा तो फिर कुछ काम नहीं आएगा, क्योंकि सारे जो इनपुट्स हैं वो सीड के राउंड ही चलते हैं, उसी की उत्पादकता बढ़ाने में भूमिका अदा करते हैं। तो इंडस्ट्री भी, रिसर्च एंड सिस्टम भी, और टेक्नोलॉजी आ गई तो उनको किसान तक पहुंचाने में, जिसको हम एक्सटेंशन सिस्टम कहते हैं, विस्तार सेवाएं, उसका रोल है। फिर पॉलिसी मेकिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो सरकारें जो नीतियां बनाती हैं, क्योंकि नीति ही निर्धारित करती है कि कोई सेक्टर, कोई क्षेत्र कैसे विकास करेगा, कितना विकास करेगा, उसमें सरकार इंसेंटिवाइज करती है, उसमें इन्वेस्टमेंट करती है, उसमें पार्टनरशिप डेवलप करती है। तो किसान को कामयाब बनाने में इन सब की भूमिका और बड़ी भूमिका है। जैसे जब हरित क्रांति हुई है तो अगर हाई यील्डिंग सीड्स ना आए होते मैक्सिको से तो किसान कितना ही मेहनत करता उतना उसको नतीजा नहीं मिलता। तो आज जो हाइब्रिड बीज आ रहे हैं तो जहाँ 100 किलो पैदावार होनी चाहिए तो वहाँ 200, 300, 400, 500, 800 किलो पैदावार हो रही है। तो इन सब का मिला जुला, जिसको सिम्फनी बोलते हैं, कि आइसोलेशन में किसान काम नहीं करता है। किसान तो मेहनत करता है, मेहनत करना जानता है, लेकिन उसकी मेहनत का फल मिले वो इन सब के रोल पर निर्भर करता है। और फिर सरकार का बड़ा रोल वैसे है कि फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी सरकार देती है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जो पैदा हो गया है उसके लिए मार्केट मुहैया कराती है। तो जैसे उत्तर प्रदेश की बात आप कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत विकसित जो है वेल डेवलप्ड मंडी सिस्टम है। तो जो पैदा किसान करता है वो मंडी में बिक जाए, और उस पर भी सरकार निर्धारित करती है कि भाई MSP क्या होनी चाहिए, ताकि उतना किसान को मेहनत का फल मिलना ही चाहिए। तो सरकार बड़ी भूमिका में है। किसान के बाद अगर हम लें, उसके बाद उद्योग जगत बड़ी भूमिका निभाता है किसान के प्रयासों को सार्थक और कामयाब बनाने में। आप कह रहे हैं कि कई सारी चीज़ें, जैसे कि मैंने सवाल भी पूछा कि कई सारे कारक होते हैं जो कृषि को उन्नत बनाते हैं। हम कहते हैं कि जो बीज है वो उन्नत किस्म की होनी चाहिए, बीज तो उन्नत किस्म की होती है, मुझको लगता है उसके साथ जो बाई प्रोडक्ट्स में उनको भी मुझको लगता है आजकल बहुत आसानी से मुहैया करानी चाहिए। बीरपाल जी, माननीय योगी आदित्यनाथ ने लगातार किसानों को लेकर के कई काम किए। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर हमारा भारत तभी बनेगा जब आत्मनिर्भर हमारे देश के किसान होंगे। इस पूरे स्लोगन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश में 1,07,753 गाँव हैं और 75 जनपद हैं। और उसमें से अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में कुल 240.93 लाख हेक्टेयर जमीन है, जिसके 187.75 लाख हेक्टेयर पर कृषि होती है। उसके बाद 143.89 लाख हेक्टेयर यानी कि 77% क्षेत्र सिंचित है। और उसके बाद हमारे देश में नहरों का, उत्तर प्रदेश में नहरों का 75,466 किलोमीटर नेटवर्क माध्यम से 24.82 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचित सुविधा यानी कि 17% पर सुविधा है केवल सरफेस वाटर की, नहरों की। बाकी हम ग्राउंड वाटर से सिंचाई करते हैं। यदि हम अपनी कैनाल नेटवर्क को ऑप्टिमम यूटिलाइज का सिस्टम यानी किसानों के बीच में नहरों को इस तरह चलाएं कि जिस क्षेत्र में जो क्रॉप है, जिस समय उसको डिमांड है, उस समय उसी समय कैनाल के अंदर पानी रन करे। इसमें कैनाल में पानी आया और जब सिस्टम कैनाल को रन करी डिस्ट्रीब्यूटरी, उसके बाद में किसानों के अंदर एक वाराबंदी सिस्टम होता है कि भाई किसान, हर क्षेत्र का वाराबंदी सिस्टम में एक टाइम होता है कि आपके पास, वाराबंदी बोलते हैं उसको, वाराबंदी। उसके बाद आपका सिस्टम टाइम होता है कि आपके 1 घंटा है या 2 घंटा है, अकॉर्डिंग टू उसकी लैंड, जितनी उस क्षेत्र में कमांड एरिया में उसकी लैंड है, उसके अनुसार वो टाइम डिवाइड होता है कि कितने टाइम आपका है। तो यदि किसान का, और उसका भी क्या होता है, जैसा हमारा किसी का CCA सपोज करो 100 हेक्टेयर है किसी कुलाबे का, तो उसके 40% पे एक PP होता है। PP मतलब प्रोजेक्टेड एरिया। उसके उसी क्षेत्र पे कैनाल कमांड जो अथॉरिटी है वो सिंचाई की सुविधा देती है। तो उस क्षेत्र को यदि किसान का वो क्षेत्र उसके दिए गए टाइम के अनुसार
इरिगेट हो गया, तो इसका मतलब हमारा जो कैनाल वाटर है, सरफेस वाटर है, वो ऑप्टिमम कैनाल को ऑप्टिमम समय पर और उचित समय पर उचित मात्रा में इसका मतलब किसान को मिल रहा है। और यदि हमने किसान को उचित समय पर उचित मात्रा में सिंचाई का पानी उपलब्ध करा दिया तो किसान की पैदावार 100% बढ़ेगी बढ़ेगी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। हाँ, अब आगे की बात यह है, जब किसान का खेत मतलब हार्वेस्टिंग होगा, थ्रेसिंग होगा और मंडी के लायक होगा, वो उस समय अब किसान को मंडी का भी उचित समय पर उचित सिस्टम होना चाहिए जिससे किसान को उत्पाद दिख जाए। क्या अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्या योगी आदित्यनाथ जी ने ये सब किया है? जैसे हाँ। कि आप बता रहे हैं, आप कह रहे हैं मंडी सिस्टम, आप कह रहे हैं किसानों की समस्या, आप कह रहे हैं बाड़ाबंदी, आप कह रहे हैं सिंचाई, उन तमाम आयामों को क्या आज के डेट में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ला कर दिया? और अगर किया है तो उसे समझाइए कैसे, किन किन स्तरों पर, कि आज किसानों के लिए उनका जो जीवन है जो किस खेती किसानी से, वो बड़ा आसान हुआ और ये सारी चीजें उन्होंने दी। बिल्कुल ठीक है। जैसे मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूँगा, योगी सरकार ने, जब से योगी सरकार आई थी, किसानों के लिए नहर का पानी फ्री कर दिया। उनकी जो निजी ट्यूबवेल है उसके लिए जो इलेक्ट्रिक मतलब उसमें बिजली प्रयोग होती है वो फ्री कर दी। उसके बाद में किसानों को जो भी उसका एक रिवेन्यू देना पड़ता था लगान, यानी कि 4 एकड़ तक 20 बीघे तक, मतलब 4 एकड़ बोलते हैं उसको, उस तक उन पे कोई रेवेन्यू भी नहीं लिया जाता। तो किसान को सुविधा बहुत दी है। और उसके बाद में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ द किसान के पास जितना भी उत्पाद है, उन्होंने FCI के सेंटर खोल दिया, अभी से खुल गए, और किसान जाए और अपना जितना उत्पाद उनको देना है MSP के अकॉर्डिंग, जैसे 2275 रुपये MSP है, 125 रुपये बोनस है यूपी सरकार दे रही है, तो यानी कि 2400 रुपये प्रति कुंटल गेहूं की खरीद हो रही है इस समय प्रदेश में। तो किसान फ्रीली दे रहे हैं, किसान दे रहे हैं, बेच रहे हैं और सरकार उसका खरीद रही है। तो किसान बहुत अच्छा मतलब दिखाई दे रहा है कि भाई बहुत अच्छा जा रहा है। इसके बाद में अब मैं बताना चाहूँगा, यदि हम किसान को उससे भी अधिक होर में पैदावार बढ़ानी है तो किसान को और गारंटी देनी पड़ेगी कि भाई आप जब चाहें, जिस फसल के लिए चाहें, आपको बिल्कुल इरिगेटेड वाटर अवेलेबल होगा। इससे मतलब आप कितनी अच्छी खेत की जुताई करी हो आपने, कितने अच्छा खेत में उसमें फर्टिलाइजर डाला हो, कितना ही अच्छा आपने उसमें खाद डाला, कितना ही इंटरकल्चर करा, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डाला है, लेकिन यदि समय पर आपकी सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं हुई तो इसका मतलब आपका जितना इनपुट लगा आपने सब आपका जीरो हो गया। इसलिए एसोर्ड इरिगेशन और ऑप्टिमम मतलब यदि किसान को मिल रही है तो वो बहुत जरूरी है, उससे किसान की पैदावार बढ़ेगी। अब मैं एक सिस्टम की बात बताना चाहूँगा। एक यूपी में एक ईस्टर्न यमुना कैनाल कमांड सिस्टम है, जो वो कैनाल हथनीकुंज बैरान से निकलकर सहारनपुर, शामली, कांदला, बड़ौद, बागपत होती है, दिल्ली लोनी में खत्म होती है। वो 200 किलोमीटर लंबी है, लगभग 2.25 लाख हेक्टेयर उसका CCA है। और उसको CCA के 40% पे कैनाल कमांड डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप कर मतलब किसान को मुहैया कराती है, वो सिस्टम है। और उसमें उस सिस्टम में पूरे सिस्टम में 42 नहरें निकली हैं और वो 105 माइनर्स निकली हैं। और जो कैनाल मेन कैनाल का डिजाइन डिस्चार्ज है वो 4000 क्यूसेक है। तो यदि हम अपने सिस्टम को, पूरे कैनाल को समय पर उचित मात्रा में किसानों को पानी उपलब्ध करा दें तो उससे क्या होगा, किसान की उत्पादन लागत कम से कम 4-4.5 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर कम हो जाएगी। ठीक है, तो आप तो ये बहुत मुझे लगता है कि बहुत टेक्निकल और बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई, क्योंकि बैराज और जो कैनाल हैं और जो हम छोटे छोटे नहर ये बनाते हैं सिंचाई के लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल मुझे लगता है प्ले करता है एग्रीकल्चर में। ये तमाम बातें तो हम करते हैं, लेकिन आपको पता है कि हमारा पॉडकास्ट है और हम आपकी और हम सब की जो जिज्ञासाएं हैं, जो सवाल हैं, उस पर भी हम बहुत नज़र डालते हैं, क्योंकि ये पॉडकास्ट आपके घर घर तक जाता है। तो ऐसे में MJ खान जी, मेरा आपसे बहुत सिंपल साधारण सा सवाल है। मैं खुद सब्ज़ी लेने जाती हूँ, आपके परिवार के लोग भी सब्ज़ी लेने जाते होंगे, और हमारे उत्तर प्रदेश के तमाम भाई बहन, उनके घर वाले लोग भी सब्ज़ी लेने जाते होंगे, जाते ही हैं। इनफैक्ट हम बहुत कोशिश करते हैं कि पेस्टिसाइड जो आज के डेट में सबके दिमाग में होता है कि खाद ज़्यादा डाला जाता है, पता नहीं लेना सही रहेगा नहीं लेना सही रहेगा। एक बार मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या आज के जो अनाज हैं ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए, ज़्यादा उत्पाद के लिए, अधिक से अधिक जो पेस्टिसाइड जो खाद है उनका जो इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि उसका इस्तेमाल
आने वाले समय में और बढ़ेगा, या फिर अभी जो किया जा रहा है वो मुझको लगता है कि वो सेफ़ है, वो ख़रीदा जा सकता है, आम सब्जी से लेकर अनाज जो भी हमारे पास मोटे हैं उपलब्ध? देखिए, ये बड़ी चिंता का विषय है और लंबे टाइम से इस पर डिबेट चल रहा है। जब फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल शुरू हुआ उस टाइम पे भारत में एक फूड का डिफिसिट था प्रोडक्शन का, तो प्रोडक्शन बढ़ाओ ताकि एक फूड सिक्योरिटी देश को मिले, वो एक प्राथमिकता थी। आज पूरी दुनिया एक तरीके से फूड सिक्योर है, न्यूट्रिशन सिक्योर भले ना हो, भारत में भी कोई 22% न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी है, अंडर नरिश्ड लोग हैं, लेकिन फूड सिक्योरिटी पूरी है क्योंकि हम लोग एक्सेस प्रोड्यूस कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो अब जो प्रायोरिटी है वो शिफ्ट हुई है कि केमिकल का लोड फसलों से कैसे घटाया जाए ताकि ज़्यादा सेफ फूड लोगों को मुहैया कराया जाए। तो अब जैविक उत्पादों की तरफ, इनफैक्ट ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को और बायो एग्रीकल्चर को एक बड़ी प्राथमिकता इस सरकार ने दिया है। 5,000 करोड़ का बजट भी एलोकेट किया, लेकिन पूरे देश भर में सेंसिटाइजेशन ही कर दिया है कि भाई ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, नेचुरल एग्रीकल्चर, बायो एग्रीकल्चर इस तरफ चलना चाहिए, ताकि केमिकल्स का तभी इस्तेमाल करें जब बहुत ज़रूरी हो, नहीं तो अवॉइड करें। उसके जो अल्टरनेट सब्स्टिट्यूट्स हैं, बायो पेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइज़र या नीम बेस्ड हैं या और भी तमाम सारे कॉम्बिनेशन निकाले गए हैं, तो उनका इस्तेमाल बढ़ा है। और इस सरकार में पूरा फुल फ्लेज रिसर्च, सारे इंस्टीट्यूट को ये मैंडेट दिया गया है कि आप जो है नेचुरल एग्रीकल्चर पे रिसर्च करिए और बताइए कि क्या पॉसिबिलिटी केमिकल इनपुट्स को रिड्यूस करने की कितनी बनती है ताकि देश उस डायरेक्शन में चले। तो एक बड़ी प्राथमिकता के साथ में पिछले 5 सालों से ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की दिशा में देश बढ़ रहा है। तो आगे केमिकल का इस्तेमाल धीरे धीरे घटेगा। तो एक तो ये मूवमेंट है जो सरकार की तरफ से है। दूसरा मूवमेंट है वो इंडस्ट्री की तरफ से है कि जो नैनो फर्टिलाइज़र आना शुरू हुआ है, तो जहाँ एक बैग यूरिया का 40 किलो का इस्तेमाल होता था या 60 किलो का होता था, अब वो 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम इस्तेमाल हो रहा है। तो नैनो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल हो रहा है। फिर ग्रीन केमिस्ट्री पेस्टिसाइड बनना शुरू हो गए हैं। वो पेस्टिसाइड ऐसे हैं जो आपने स्प्रे किया तुरंत वो बायोडिग्रेडेबल हैं, तो ख़त्म हो गए अपने वजूद, उन्होंने असर दिखाया, ख़त्म हो गए। एनवायरमेंटली फ्रेंडली जिनको बोलते हैं वो हैं। तीसरा है किसान के लेवल पे, किसान भी सेंसिटाइज होता जा रहा है, वो भी इसको महसूस कर रहा है कि केमिकल्स का इस्तेमाल कम करना चाहिए ताकि हम जो खा रहे हैं वो भी सेफ़ हो और हम जिनको बेच रहे हैं वो खा रहे हैं वो भी सेफ़ हो। तो इस डायरेक्शन में किसान भी इनोवेट कर रहा है, वो भी रिड्यूस कर रहा है, गोबर की गैस खाद इस्तेमाल कर रहा है, बायो फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहा है, ये सब, और मिनिमम की तरफ जा रहा है। तो ये जो तीनों कॉम्बिनेशन है, पूरा का पूरा जो रिसर्च और एक्सटेंशन सिस्टम है, रिसर्च सिस्टम जो टेक्नोलॉजी इनोवेट करता है और एक्सटेंशन सिस्टम जो उसको डिलीवर करता है, इसका पूरा का पूरा जो ओरिएंटेशन है वो ये बन गया है कि भाई हमको केमिकल्स का लोड फसलों से घटाना है और धीरे धीरे बायो एग्रीकल्चर की तरफ और उससे भी आगे नेचुरल एग्रीकल्चर की तरफ जाना है। जैसे गुजरात के गवर्नर हैं देवव्रत साहब, वो इसमें बड़ा पायनियरिंग रोल प्ले किया और उनका जो अपना फार्म है हरियाणा में, उन्होंने साबित कर दिया है कि अगर आप नेचुरल तरीके से खेती करें तो बिना केमिकल। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी फोकस माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी रखा है कि आप उत्पादन करें, लेकिन अब जिस तरीके से डिमांड है उसके हिसाब से हमें फर्टिलाइजर को मुझको लगता है कि बहुत रिड्यूस करने की बात भी चल रही है, शायद जहाँ तक नहीं। उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ा प्रोजेक्ट ऑर्गेनिक का सरकार की तरफ से शुरू हुआ है और हर एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये हिदायत है, ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप किसानों के बीच प्रमोट करिए, नेचुरल फार्मिंग प्रमोट करिए, बायोलॉजिकल एग्रीकल्चर प्रमोट करिए, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रमोट करिए, और उसके लिए सब्सिडाइजेशन भी सरकार कर रही है। साथ ही साथ एक तरीके से कि जो इनपुट्स की अवेलेबिलिटी, जो पहले सिर्फ सरकार केमिकल्स फर्टिलाइज़र पे ही सब्सिडी देती तो उन्हीं को अवेलेबल कराती थी गवर्नमेंट परचेज से, अब बायोलॉजिकल इनपुट्स पे भी सब्सिडी देना शुरू किया और उनको भी किसानों को अवेलेबल कराने की दिशा में सरकार आगे बढ़ी है। तीसरा है कि एक जो ये जो गंगा नदी निकलती है उत्तर प्रदेश से, तो एक गंगेज का जो प्रोजेक्ट है, तो एक पूरा डायरेक्टोरेट जनरल सेटअप हुआ है देश में कि अलॉन्ग द रिवर गंगा जो उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार से निकलती है, तो 5-5 किलोमीटर का दोनों तरफ ऑर्गेनिक क्षेत्र डिक्लेयर कर दिया है। तो सबसे बड़ा क्षेत्र जो है गंगा नदी का उत्तर प्रदेश से ही है, तो 5-5 किलोमीटर दोनों तरफ सिर्फ जैविक खेती होगी। उसकी वजह से सबसे बड़ा जैविक उत्पादक धीरे धीरे उत्तर प्रदेश होने जा रहा है। सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश जैविक उत्पादन के क्षेत्र में होने जा रहा है। क्या कई, आपने कहा कि एक पायलट प्रोजेक्ट है जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में संचालित हो रहा है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो आजकल फार्मिंग है उस पर भी बड़ा जोर दिया जा रहा है, आप लोगों ने भी सुना होगा। क्या इसे भी उत्तर प्रदेश में साकार होते देख पा रहे हैं हम लोग?
डेफिनेटली देखिए, ये ओवरऑल एक इकोसिस्टम। पराली बहुत बड़ी एक मुझे लगता है समस्या है, जिससे उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली एनसीआर पूरा नोएडा, मुझे लगता है कि आप देखेंगे जाड़े के दिनों में ये पूरा इलाका जो है सफोकेशन से, मतलब इतनी पराली की प्रॉब्लम है, पराली लोग जलाते हैं। क्या एनवायरनमेंट फ्रेंडली हम खेती की तरफ जाना नहीं चाहेंगे, और अगर जा रहे हैं तो कैसे इस पर काम किया जा रहा है सर? देखिए, एनवायरमेंट फ्रेंडली का सबसे बड़ा 2 चैलेंजेस आप देखिए। एक तो क्लाइमेट चेंज का है, जो जलवायु परिवर्तन है उसके हिसाब से एग्रीकल्चर को एडजस्ट भी करना है, क्लाइमेट एडजस्टेड एग्रीकल्चर और क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। तो जो रेजिलियंस रिसर्च सिस्टम के थ्रू डेवलप करना है, या क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज करके, या एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस के थ्रू। तो एक तो ये बड़ा चैलेंज है। दूसरा है आपका कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली का मतलब है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो। इसका मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से नेचुरल इनपुट्स को इस्तेमाल करते हुए कम से कम एक्सटर्नल या केमिकल इनपुट इस्तेमाल हों, तो लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी सॉइल की बनी रहे। एक क्रॉप प्रोटेक्शन जो सिस्टम है, जो फसल सुरक्षा है, वो भी एक नेचुरल उत्पादों से हो। और एक रीजनरेटिव एग्रीकल्चर है कि ऐसा क्रॉपिंग सिस्टम और ऐसा एक इकोलॉजिकल एग्रीकल्चर सिस्टम पैदा किया जाए जिसमें ऑटोमेटिकली रीजनरेट होता रहे, जो फसल, जो मिट्टी की उर्वरता क्षमता है वो एक तरीके से रीजनरेट होती रहे। तो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर की कंसेप्ट जो बढ़ रही है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली एग्रीकल्चर की तरफ, एक सस्टेनेबल खेती की तरफ आगे बढ़ाने की तरफ अग्रसर है। सतत विकास, जिसे हम सतत खेती भी अब कहते हैं। सर, क्या आपने कई यूनिवर्सिटीज़ की भी बात की है कि हम अब खेती के क्षेत्र में कई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस लेकर आ रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां हम पहले सोचते भी नहीं थे, यहाँ पे किसान और खेती का मतलब हमें लगता था कि जो पुराने ढर्रे हैं उस पर ही शायद किसान खेती करते हैं, क्या आज के डेट में, और ख़ासकर योगी आदित्यनाथ जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद से, क्या आपको लगता है कि इस क्षेत्र में भी कि शिक्षा को हम किसानी से जोड़कर, शिक्षा को हम उस स्किल से जोड़कर आगे लेकर जाएंगे, जहां हम कहते हैं उत्तर प्रदेश एक किसानों वाला और खेत खलियान वाला राज्य है, उसे हम शिक्षा से ऐड कर देते हैं, क्या इससे पूरे राज्य को फ़ायदा हो रहा है? अब दोनों से सवाल है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी की जब सरकार बनी तो पहला उन्होंने बड़ा कदम उठाया था कि भाई किसानों का जो कर्ज माफ़ करने का है वो 40,000 करोड़ का उस टाइम पे किया था उन्होंने। तो उससे कॉन्फिडेंस ये गया कि सरकार जो है वो प्रो फार्मर सरकार है। उसके बाद से आप देखेंगे लगातार जो स्टेटमेंट भी हैं या जो पॉलिसी डिसीजंस, उसमें किसान एक इंटीग्रल पार्ट, एक फोकस में रहता है। उत्तर प्रदेश से कभी, पूर्वी उत्तर प्रदेश से कृषि का निर्यात नहीं होता था। अभी 500 टन जो है वो सब्जियां बनारस से ही एक्सपोर्ट होना शुरू हो गई हैं। तो एक निर्यात के क्षेत्र में प्रदेश ने एक बड़ा कदम अपना बढ़ाया है। एक फर्टिलाइज़र पे अगर आप देखें तो किसान लाइन में लगता था, डंडे चलते थे, फर्टिलाइज़र शॉर्ट पड़ता था। अभी इस 5-7 सालों में एक साल भी ऐसा नहीं हुआ कि किसानों पे लाठी चली हो सिर्फ फर्टिलाइज़र न मिलने की वजह। इसका मतलब कि एडिक्वेट फर्टिलाइज़र का प्रबंध टाइम रहते कर लिया जाता है। फिर प्रोक्योरमेंट का सिस्टम था, प्रोक्योरमेंट में दिक्कत आती है, किसान को कैसे कैसे अड़तियों को फेंकना पड़ता था। तो आज ऐसा कोई न्यूज़ नहीं हमको देखने मिल रही है कि किसानों को फसल कटने के बाद में कहीं बेचने में दिक्कत आई हो। तो ये 2-3 मेजर्स जो हैं बड़े लिए गए हैं। अब आता है शिक्षा की बात कि यूनिवर्सिटी भी 2 बढ़ी हैं प्रदेश में, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में उनको भी सरकार इनकरेज कर रही है। तो अभी जितने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं एक एक करके सब एग्रीकल्चर के कॉलेजेस डाल रही हैं। लखनऊ के आसपास से 3 कॉलेज बड़े एग्रीकल्चर के आ गए हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में भी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट की भी 2 यूनिवर्सिटीज़ बढ़ी हैं और कोई मुझे लगता है 20 या 22 कॉलेज एग्रीकल्चर के पिछले 7-8 सालों में बने हैं नए। तो ये टोटल मिला के एक तरीके से जो इकोसिस्टम है वो फेवरेबल किसान की तरफ होता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो कदम है वो है डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का, कि आज जो है वो फिजिकल प्रयासों के मार्फत जो है उसका असर लिमिटेड होता है और रिसोर्स ज़्यादा लगता है। तो डिजिटल टेक्नोलॉजीज एग्रीकल्चर में आए, इस तरफ सरकार ने कई एमओयू साइन किए हैं प्राइवेट सेक्टर के साथ में कि रोबोटिक्स का इस्तेमाल हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो, आईटी का इस्तेमाल हो। तो उस डायरेक्शन में बढ़ा ताकि किसान के एफर्ट्स जो हैं वो बेहतर रिजल्ट निकाल पाएँ और जो सपोर्ट इकोसिस्टम है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से किसान को उपलब्ध कराया जाए। क्या अभी सर ने, खान साहब ने कहा कि हम टेक्नोलॉजी को, मैंने कहा शिक्षा से हमने पूरे के पूरे कृषि को जोड़कर आगे ले जाने की सोची है। टेक्नोलॉजी की बात आती है, क्या प्रदेश की सरकार ने टेक्नोलॉजी से किसान को और खेती को जोड़कर आगे ले जाने का प्रयास किया, और अगर किया है तो इसमें उदाहरण क्या देंगे आप? हाँ, क्या है, लेकिन पहले मैं आपको बताऊंगा उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है
वो कृषि बेस्ड है। और यहाँ 65% लोग अभी भी खेत में काम करते हैं। और 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 165.9 लाख हेक्टेयर पर हमारे प्रदेश में खेती हो रही है। और टोटल यदि मैं 2010-11 के आंकड़ों के अनुसार बताऊं तो 233.25 लाख कृषक खेती कर रहे हैं। और उनके अनुसार 78% मार्जिनल फार्मर्स हैं, लगभग 13% स्मॉल फार्मर्स हैं, और उसके बाद लगभग 10-12% जो बचे वो लार्ज फार्मर्स हैं। तो मार्जिनल फार्मर्स का मतलब है जो 2 हेक्टेयर से, मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स ऐसे दोनों कैटेगरी है जो 2 हेक्टेयर से कम जमीन पर खेती कर रहे हैं। तो उनके पास कोई भी ऐसी मतलब इस तरह इतनी इनकम नहीं है कि वो अपने फार्म पे, अपने घर पे, अपने फील्ड में कोई भी डेवलपमेंट इंडिपेंडेंट कर सके, मतलब जब तक कोई उसको फाइनेंशियली हेल्प ना मिले। तो इस पैटर्न को आगे बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने एक काम बहुत अच्छा किया है, कस्टम हायरिंग सेंटर। हर जिले में कस्टम हायरिंग सेंटर, कस्टम हायरिंग मींस कस्टम अर्निंग सेंटर, कस्टम हायरिंग सेंटर, हायरिंग सेंटर, हाँ कस्टम हायरिंग सेंटर, उसके CHC बोलते हैं उसको शॉर्ट में। उसका मतलब ये है कि जैसा हमारा कोई मार्जिनल फार्मर्स है, उसके पास खेती करने के लिए ना तो बैल है ना कोई ट्रैक्टर है, तो वहां पे क्या है सभी इंप्लीमेंट्स जैसा ट्रैक्टर है, रोटावेटर है, हैरो है, डिस्क है, अदर्स आइटम जितने भी खेत में यूज हो रहे हैं वो किसान वहाँ कस्टम हायरिंग सेंटर खोलते हैं। आइए आप उनको नोट कराइए कि मेरा एक आधा हेक्टेयर या 1 एकड़ खेत प्लोइंग के लिए है और मुझे ये फसल लगानी है, कृपया उसको जुताई करिए टाइम पे। तो वो बिल्कुल टाइम पाएंगे। और जो मार्केट रेट है, मार्केट रेट से कम 100 रुपए, जो स्मॉल यूनिट है बीघा बोलते हैं यूपी में, तो 100 रुपए कम से कम प्रति बीघा कम लेंगे वो। तो और टाइम पे उनको अवेलेबल हो रही है वो इंस्ट्रूमेंट। और ये सरकार के लोग करेंगे? बिल्कुल सरकार नहीं, वो तो आपने किसी प्राइवेट लोगों को ठेका दे दिया। नहीं, जैसे मैं अगर आम जनता को समझाऊं, हाँ, मेरी जमीन है जी, थोड़ी सी जमीन है, हाँ, और मैं चाहती हूँ कि वहां पर मैं कुछ उगाऊं, वहां पर धान गेहूं, तो मैं आपके पास आती हूँ, आपके सेंटर में। बिल्कुल ठीक है। और उस CHC सेंटर में मैं आकर के मैं आपसे कहूंगी कि जी मेरे पास ये जमीन है, अब यहाँ पर मैं उगाना चाहती हूँ, तो आप क्या मदद करेंगे मेरी? आप लोग देंगे मुझे? बिल्कुल। हाँ, वो आपको क्या करेंगे, आपको ट्रैक्टर प्रोवाइड करवाएंगे। हाँ, और आपके समय फील्ड में, आपके फील्ड में भेज देंगे आप किसी आदमी को लेके, और वो आपके पास आएगा, हाँ जी बताइए क्या करना आपके खेत में। वो आपके खेत में आएगा अकॉर्डिंग टू यू, जैसे आप कहेंगे प्लोइंग करना, सोइंग करना, जो भी करना वो करेगा। और वो मार्केट रेट से कम 100 रुपए प्रति बीघा कम लेगा हर चीज पे, और वो लेकर आपका काम करके चल जाएगा। तो ये तो एक बहुत अच्छी चीज शुरुआत करी है योगी जी ने। एक योगी जी ने ये भी करी है ODOP, मतलब ये योगी साहब की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ये इनकी जो स्कीम है योगी साहब की, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, यह बहुत हिट हो रही है। क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में सपोज करो कोई किसान गेहूं पैदा कर रहा है, या आलू पैदा कर रहा है, या टमाटर पैदा कर रहा है, उसके पास 1 कुंटल या आधा कुंटल बेचने के लिए है, और वो दूर दराज के मार्केट में कोई लेकर ज्यादा दूर जा नहीं सकता, तो उसी डिस्ट्रिक्ट में मतलब 2-4-5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही वो आपका प्रोड्यूस बिक जाएगा। आपको ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी बचेगा, आपका समय भी बचेगा, और तुरंत आपको पैसे मिलेंगे, ताकि आप उस पैसे को, जो आपको पैसा मिला है अपना प्रोडक्ट बेचने पे, अगले किसी भी मतलब उत्पाद के काम में या किसी घर के काम में आप तुरंत उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी स्कीम इनको हो रही है। इसी तरह MSME में भी इनका बहुत अच्छा ये प्रोग्राम है, बहुत अच्छी मतलब लोगों को रोजगार मिल रहे हैं। इस बाहर के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो भी यही इसी अट्रैक्शन में यूपी में आ रहे हैं। एक हो रहा है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लॉ एंड ऑर्डर। योगी जी का जब से आए हैं, मैं तो यही कहूंगा, पिछली बार भी मैं कह रहा था कि प्रदेश की खुशहाली और कानून का राज, फिर तीसरी बार योगी सरकार, उत्तर प्रदेश में फिर तीसरी बार योगी सरकार। क्योंकि हर आदमी को फेथ है, विश्वास है कि हमारे पास जो हमारा प्रोड्यूस है वो उचित रेट पे बिकेगा, और उसे तुरंत आपके पैसे मिलेंगे, न कोई लूटने वाला होगा, न कोई खसोटने वाला होगा, आपकी कोई सुनवाई भी होगी। इसलिए लोगों को विश्वास बढ़ रहा है, और इसीलिए लोग बाग जितने भी ही बेचारे लेबर कहिए या फार्मर, स्मॉल फार्मर जितने वो कहिए, उनका विश्वास बढ़ रहा है, इसीलिए प्रदेश की तरक्की डे टू डे बढ़ रही है। सर, पूरे प्रदेश को हम 3 से 4 जोन में बांटते हैं। जब हम सिंचाई की और कृषि की बात करते हैं, उसमें है पूर्वोत्तर का जोन आता है, मध्य उत्तर प्रदेश का जोन आता है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जोन आता है। इन तीनों जोनों को, और साथ ही अर्थव्यवस्था की अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की वो कृषि पर आधारित है, तो ऐसे में हम 1 ट्रिलियन
इकोनॉमी की जब बात करते हैं उत्तर प्रदेश से, तो क्या ये तीनों जो जोन हैं, इन जोनों में किस तरह से विकास करके, क्योंकि 1 ट्रिलियन का वादा और 1 ट्रिलियन लेकर के देश के विकास में अग्रसर होना ये बड़ी बात है, कृषि को लेकर के, इन तीनों जोनों को लेकर के कैसे 1 ट्रिलियन का सपना पूरा होगा, अगर एक बार समझाएं। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन ये भी तो है ना कि अभी जो पिछली बार केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री ने जो 3 कृषि बिल लाए थे, उसका यही एक मुद्दा था कि एक किसान, पहले क्या था, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी आप अपने प्रोड्यूस को लेकर सेल नहीं कर सकते थे, लेकिन अब क्या है, आप प्रदेश में जाइए, दूसरे प्रदेश में जाइए, आप कहीं भी जाइए, फ्री हैं आप अपने उत्पाद को बेचने के लिए। तो यही तो एक फ्रीडम है, आप स्टेट में किसी भी जगह कोई उत्पाद ले जाइए। तभी तो मैं स्मॉल मार्जिनल फार्मर सर ये कह रहा हूँ, डिपार्टमेंट ये तो डेटा दे, तभी तो मैं कह रहा हूँ, तभी तो मुझे लग रहा है कि हाँ ये डेटा बिना तो कुछ बात ही नहीं है, विदाउट डेटा। मैं अभी बताऊँगा आपको, मैंने 36 साल यही काम किया है जो आपके हाथ में है, ये किसान के हाथ में है, जो इससे ज़्यादा बढ़िया और काम कोई नहीं हो सकता। जब ICAR का एक अवार्ड है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज का, तो मेरे कहने का मतलब यही है, किसान को फिजिकली हम जो फैसिलिटी दे सकते हैं वो दीजिए, ताकि किसान का भरोसा और बढ़े। MSME जितने भी हैं सर, MSP पे बात कर सकते हैं सर, MSP पे भी, चलो MSP पे भी कर लेंगे। नहीं, स्मॉल एग्रीकल्चर के पास सबसे बड़ा सेक्टर जो है वो एम्प्लॉयमेंट देता है, वो MSME है। MSME, हाँ जी, ठीक है सर। दूसरे नंबर का सेक्टर है वो जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है, योगी जी उसको बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है सर। MSME की बात आप लगातार कर रहे थे, तो MSME को पूरे कृषि से, पूरे एग्रीकल्चर से जोड़कर आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, जितनी भी हमारी MSME डिस्ट्रिक्ट में होगी, और जो वहाँ का ODOP जो मोदी जी का एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम हिट हुआ है, जितना भी प्रोडक्ट, लोकल प्रोडक्ट वहाँ हो रहा है, रॉ मटेरियल जिसको किया, वो MSME में यूज होगा, नियर बाई MSME को मिलेगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन बचेगा। यदि जल्दी माल फैक्ट्री में MSME में पहुंचेगा तो प्रोसेसिंग होगा, उसको वहाँ लेबर हायर करनी पड़ेगी, लेबर हायर करके उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और वो फटाफट वहाँ माल मैन्युफैक्चरिंग होगी MSME में, और तुरंत वो फील्ड में मार्केटिंग के लिए चल जाएगा। तो इसलिए बहुत जल्दी और बहुत किसान को बहुत फायदे का योगी साहब का ये अपना जो प्रोग्राम हिट हो रहा है, दोनों ODOP और ये क्या नाम MSME, दोनों बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, किसान को ऊपर उठाने वाली बात है, मार्जिनली स्मॉल फार्मर्स को खासकर प्रॉफिट होने वाली बात है, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में MSME को जोड़कर, क्योंकि लगभग 85-86% दोनों ही मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स है, जिनके पास कोई ज्यादा बड़े क्वांटिटी में इतना प्रोड्यूस नहीं होता कि भाई वो ट्रक भर के या अपना डंलप कार्ट भर के दूसरे मार्केट में ले जा सके। तो इसलिए इस सेक्टर को ऊपर उठाने के लिए, और ये देश की इकोनॉमी में भी, प्रदेश की इकोनॉमी भी, तभी तो 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी हमारी, जब MSME को बढ़ावा मिलेगा। उनको देखो, अभी रोजगार मेला योगी साहब ने लगा था, अभी एक इन्वेस्टर समिट इतनी बढ़िया वहाँ पर हुई थी, कितने लोग वहाँ अपना इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल समिट जो हुई थी, कितने लोग वहाँ इन्वेस्ट करने आए। तो यही तो राज है, इंडिया में सबसे अधिक मतलब टॉप पर प्रदेश है यूपी, जिसमें विश्वास के आधार पे लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए बाहर के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो उसमें प्रदेश में आ रहे हैं और अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब इन्वेस्ट करेंगे तो आप जितने रोड देख लीजिए, आप एयरपोर्ट देख लीजिए, वो कितने भी लोग लग रहे हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तभी तो प्रदेश की प्रोग्रेस हो रही है, तभी तो उन्नति हो रही है। तो आप कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मैटर करता है जब आप राज्य की प्रगति की बात करते हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर से क्या होता है कि आपने जैसा कहा कि सब कुछ मुहैया होने चाहिए, तो सुरक्षा व्यवस्था सख्त हो तभी आप विकास पर आगे बढ़ सकते हैं, भले ही किसान क्यों ना हो और किसान से जुड़ी तमाम चीजें क्यों ना हो। ठीक है खान साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मैंने अभी भी सवाल मेरा था कि 3 जोन में हमने, अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश को बांटे, हालांकि जोन तो बहुत हैं, लेकिन किसान और फसल के हिसाब से मैंने पूर्वोत्तर के आपको जोन बताया, मध्य उत्तर प्रदेश का जोन बताया, और साथ ही पश्चिमी जो पूरा उत्तर प्रदेश है, एक और जोड़ लें, हाँ, बुंदेलखंड का जोन भी है। तो यहाँ पे किसानी और वहाँ से जो प्रोडक्ट आ रहा है, जो आउटकम हो रहा है, इकॉनमी कैसे वहाँ से हम उन तमाम क्षेत्रों से लेकर आ रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी का ये सपना ही है कि 1 ट्रिलियन जो इकॉनमी है वो पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश भारत सरकार को सपोर्ट करेगी। और कैसे होगा ये किसानों वाला राज्य? क्या किसानी से ये उगाकर ये जो सपना है 1 ट्रिलियन का, क्या ये दे पाएगा? और दे पाएगा तो कैसे? देखिए, ये बड़ा ड्रीम है माननीय प्रधानमंत्री जी का कि देश जो है $5 ट्रिलियन की इकनॉमी बने।
उस तरफ तो हम तेज़ी से बढ़ गए हैं, क्योंकि अभी 4 ट्रिलियन के आसपास पहुंच गए हैं। तो मुझे लगता है अगले 3 सालों में हम लोग 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। पहले जर्मनी को पीछे छोड़ेंगे, फिर जापान को पीछे छोड़ेंगे। लेकिन इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक बड़ा सपना दिखाया है प्रदेश को कि हम उस $5 ट्रिलियन इकनॉमी में उत्तर प्रदेश से $1 ट्रिलियन का योगदान देंगे। आज की तारीख में कोई $450 बिलियन की उत्तर प्रदेश की इकनॉमी है। अब उसमें आपका सवाल है कि कृषि के द्वारा कैसे हम इस $1 ट्रिलियन की इकनॉमी में अपना योगदान दें। तो उसमें आपने 3 हिस्सों में प्रदेश को बांट की कोशिश किया कि भाई कहाँ से क्या हो सकता है। ऐड किया है बुंदेलखंड का में तो चारों की एक अलग अलग क्षमताएं हैं, अलग अलग विषमताएं हैं और अलग अलग प्रदर्शन करने के एक तरीके हो सकते हैं कैसे एक फोकस्ड अप्रोच इस्तेमाल करें। तो ईस्टर्न यूपी अगर आप देखेंगे तो वेजिटेबल्स का बड़ा प्रोड्यूसर है। करेक्ट। सेंट्रल उत्तर प्रदेश अगर आप देखेंगे तो शुगर केन यहाँ बढ़ना शुरू हो जाता है, वीट बढ़ना शुरू हो जाता है, पैडी बढ़ना शुरू हो जाती है। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ये तीनों फसलें तो हैं ही, लेकिन यहाँ पे सब्जी फिर बढ़नी शुरू हो जाती है चूँकि दिल्ली से नज़दीक का एरिया है। फिर यहाँ पे डेयरी बहुत बड़े पैमाने पर होती है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। और बुंदेलखंड देखेंगे तो वहाँ स्पाइसेस का बड़ा योगदान है, गोटरी का बड़ा है, वहाँ पे कुछ अच्छी फ्रूट्स वहाँ पैदा होते हैं। तो जो बुंदेलखंड का रीजन है वो जो ड्राई है, तो ड्राई एरिया से शूट करते हुए खास करके हर्ब्स और स्पाइसेस का प्रोडक्शन उस तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब एग्रीकल्चर का योगदान बढ़े कैसे, क्योंकि अभी तो एग्रीकल्चर योगदान को 16-17% के आसपास है। एक तो डाइवर्सिफिकेशन टू हाई वैल्यू क्रॉप्स कि अभी जो किसान ग्रो कर रहा है देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ कि वो इससे मल्टीपल टाइम ज़्यादा वैल्यू की फसल उत्पादन करे। दूसरा प्रोसेसिंग बढ़ाना पड़ेगा और इस डायरेक्शन में प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया, क्योंकि अभी जो GIS हुआ था पिछला उसमें कोई 32 लाख करोड़ के एग्रीमेंट साइन हुए, तो उसमें शायद 18-19 लाख करोड़ के ज़मीन पर उतर रहे हैं। ये पहला राज्य ऐसा है कि जहाँ पे कमिटमेंट वर्सेस कन्वर्सन का रेशियो इतना हेल्दी है, नहीं तो 10% 12% के आसपास होता है। तो इसमें एग्रो प्रोसेसिंग और फूड प्रोसेसिंग इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन जो सबसे अच्छा अभी जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म डेवलप हो रहा है वो है जो FPOs बन रहे हैं। कोई 1,500 से ज़्यादा FPOs उत्तर प्रदेश में बने हैं। FPOs किसानों को इंडस्ट्री से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम है। कोई 1,200 से लेके 1,200 किसान जो है उसके सदस्य बनते हैं और इंडस्ट्री को आसानी होती है कि एक FPO से जुड़ के वो 1,000-1,200 किसानों तक पहुंच जाए, ताकि उसको जो सोर्स करना है, जो खरीदारी करनी है, उसके लिए बिचौलियों के बजाय FPO का माध्यम इस्तेमाल हो जाता है। सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश जो लीड कर रहा है वो एग्री बिजनेस एग्री क्लिनिक सेंटर्स में लीड कर रहा है। मुझे लगता है 2,500 से ज़्यादा एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर्स जो हैं उत्तर प्रदेश में कृषि स्नातकों ने, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स ने इस्टेब्लिश किए सरकार की स्कीम के तहत में। तो टोटालिटी में आपको हाई वैल्यू क्रॉप्स में जाना है और जोन वाइज जो डिफरेंशियल जो आज की फसल पैदा हो रही है और जो पैदा हो सकती हैं जो हायर वैल्यू की हैं उस तरफ जाना है। दूसरा प्रोसेसिंग बढ़ाना, एग्रो प्रोसेसिंग, उससे क्या है वैल्यू ऐड होगा। आज जो किसान कच्चा माल अगर बेचता है तो उसको अगर 100 रुपये मिलता है, पैक करके बेचता है तो 150 रुपये मिलता है, ब्रांड करके बेचता है तो 250 मिलता है, प्रोसेस करके वैल्यू ऐड करके बेचेगा तो वही फसल 100 रुपये वाली जो है 500-700 हो जाती है। तो ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएट होता है बेसिकली किसान को आएगा तो रूरल इकनॉमी मजबूत होगी। लास्टली है वो एक्सपोर्ट से जोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग जैसे मैनेजमेंट में कहते हैं कि कंपटीशन सब चीज़ सुधार देता है। ऐसे खेती को अगर एक्सपोर्ट मार्केट से जोड़ेंगे तो क्वालिटी भी सुधरेगी, सप्लाई चेन भी इंप्रूव करेगी, वैल्यू चेन भी डेवलप होगी और ओवरऑल ओरिएंटेशन जो है वो ज़्यादा फोकस्ड होगा, ज़्यादा कमर्शियल होता। और तीनों जो बिल्स आए थे मार्केट रिफॉर्म्स के वो भी इसी डायरेक्शन को बढ़ाने की तरफ आए थे। तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की कृषि में वो क्षमता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हम लोग फूड ग्रेन्स के हैं उत्तर प्रदेश में, लार्जेस्ट वेजिटेबल्स के प्रोड्यूसर हैं, सेकेंड लार्जेस्ट फ्रूट्स के हैं, तो कई एरिया में लार्जेस्ट शुगर के हैं। लास्ट में सबसे बड़ा जो अचीवमेंट मैं बताऊँ योगी सरकार का रहा है वो रहा है डेयरी में रिवोल्यूशन आया है उत्तर प्रदेश में। सबसे बढ़िया डेयरी पॉलिसी पूरे देश की अगर है वो उत्तर प्रदेश में है। जो टारगेट था प्रदेश में डेयरी का वो एक्सीड कर गया, 6% तो सबवेंशन स्कीम दे रही है। तो डेयरी पॉलिसी ब्लॉकबस्टर सक्सेस है। उससे पहले पोल्ट्री पॉलिसी आई थी वो भी सक्सेस हुई थी। तो टोटालिटी में एक जो लाइफ स्टॉक का कंट्रीब्यूशन है वो आज 36% के आसपास देश में हो गया टोटल एग्रीकल्चर का, जो कभी 18% होता था। उसके बाद हॉर्टिकल्चर का है। तो हॉर्टिकल्चर में इस टाइम पे एक बड़ा नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन कहते हैं, जो स्टेट हॉर्टिकल्चर मिशन है वो बड़ा सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो मुझे लगता है हाई वैल्यू जो क्रॉप्स आएंगी वो हॉर्टिकल्चर से ज़्यादा आएंगी और सबसे ज़्यादा यहाँ वैल्यू एडिशन होगा वो लाइफ स्टॉक सेक्टर में होगा, मिल्क में होगा, पोल्ट्री में होगा, फिशरीज में होगा।
तो ये जो टोटल मिला के है एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन 16% से बढ़ा के 20%, और उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन शायद 15-16% के आसपास ही देश की इकनॉमी, वो भी बढ़ के 20%, तब जाके वो $1 ट्रिलियन बनेगा, $5 ट्रिलियन में अपना योगदान बनाने में। सर, हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, मूलभूत सुविधाओं की बात कर रहे हैं, आपने सुरक्षा की भी बात की, एमएसएमई की बात की। ये सब सार्थक तब होगा जब हमारे पास उचित कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था होगी। आप सामान वहीं रखते हैं, क्या हमारे पास योगी जी की सरकार में कोल्ड स्टोरेज की समस्या जो पहले हुआ करती थी, हमने देखा है कि कैसे आलू बहुत ज़्यादा उत्पाद हो गया, उसके बाद वो बाहर बारिश हुई है तो वो बाहर सड़ रहा है, टमाटर, कई सारे सब्जियों और फलों को और अनाजों को हमने देखा। क्या अभी कोल्ड स्टोरेज पर सरकार ने काम किया है? देखिए, एक सबसे बड़ा देश में जो फंड आया हुआ है एग्रीकल्चर में, वो कोविड पीरियड में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एग्री इंफ्रा फंड के नाम से क्रिएट किया 1 लाख करोड़ का। तो अभी कोई 60,000 करोड़ के आसपास वो इस्तेमाल हो गया है। मुझे उत्तर प्रदेश के आंकड़े नहीं पता, लेकिन मेरा ये मानना है कोई 15% के आसपास उत्तर प्रदेश का हिस्सा उसमें लग चुका है। तो उसमें जो पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था एग्रीकल्चर में, जो बड़ा गैप होता था जिसकी वजह से किसान को नुकसान होता था, आपने सबने देखा है कि आलू सड़कों पे बिखेर दिया जाता था, ट्रॉली बिकता नहीं था तो छोड़ के चला जाता था, तो जो और नुकसान अलग से होता था कि वो प्रोड्यूस लॉस हो गया। तो अब वो कोल्ड स्टोरेज बड़े पैमाने पर गवर्नमेंट फंड किया है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत, वो आ रहे हैं। और प्रदेश में जैसे arya.org एक बड़ी कंपनी निकल के आई है जो सारे कोल्ड स्टोरेज को एक ऐप में ले रही है, जिसको जहां माल रखना वो ऐप पे बुक कर लेता है। तो एक तो कोल्ड स्टोरेज जो पहले डिफंक्ट हो जाते थे, क्यों उनका इस्तेमाल ठीक से नहीं हो पाता था, या शॉर्ट पीरियड में ओवर यूटिलाइजेशन डिमांड आती थी, तो वो जो डिमांड ऑप्टिमाइजेशन आईटी के मार्फत हो गया, उससे एक बड़ा फ़ायदा हो रहा है। लेकिन जो आपका बेसिक सवाल है वो ये है कि जो पोस्ट हार्वेस्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो बहुत इनएडिक्वेट था, जिसकी वजह से किसान को दिक्कत आती थी, बहुत नुकसान हुआ करता था मंडी से पहले। मंडी सिस्टम के बीच में आपके पास मंडी, आप जा तो रहे हैं वहाँ से लेके, लेकिन बीच में कहीं आकर स्टे करना है, वो कोल्ड स्टोरेज होता था। तो इसमें एक तो एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ी है, क्योंकि जो पोस्ट हार्वेस्ट में एंटरप्रेन्योरशिप बाहर निकल के आ रहे हैं, जो इस फंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज भी डाल रहे हैं, बाकी कोल्ड वैल्यू चेन भी क्रिएट कर रहे हैं, या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो वेयर हाउसिंग का है वो भी डाल रहे हैं। फिर वीरपाल जी का जो सवाल था कि एमएसएमई जो यूनिट्स हैं उसका सबसे ज़्यादा जो स्कोप है वो एग्रीकल्चर एंड फूड सेक्टर में, क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अनऑर्गेनाइज है, सबसे ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज है, सबसे ज़्यादा डिसकनेक्टेड है, तो सबसे ज़्यादा जो गुंजाइश है, स्कोप है, अपॉर्चुनिटी वो इसमें है। तो पीएमएफएमई जो है, प्राइम मिनिस्टर्स फूड माइक्रो एंटरप्राइजेज जो स्कीम है 10,000 करोड़ की, वो भी इसी तरफ है कि जो डिसऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज है, अनब्रांडेड है, इनको एक तरीके से फॉर्मल सेक्टर में लेके आए। तो उत्तर प्रदेश इससे बेनिफिट हो रहा है। और मोदी जी का एक एडवांटेज, योगी जी का एडवांटेज है कि मोदी जी की जो स्कीम है सबसे पहले उस पर टास्क फोर्स बना लेते हैं कि उसको एक्सेस कर लें। वीरपाल जी, आप तो पढ़ाते भी हैं, कई बच्चों को आपने पढ़ाया भी है, और आपका बड़ा नोट्स वोट्स भी मैं देख रही हूँ, लोग भी। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि कैसे हम आज के जनरेशन को, जो आईआईटी जाना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, पीसीएस दे रहे हैं, हीरो हीरोइन बनना चाहते हैं, यूट्यूबर्स बनना चाहते हैं, हम उन्हें कैसे कृषि से जोड़कर उन कृषि आधारित विश्वविद्यालयों में लेकर आ सकते हैं, ताकि हम आगे जाके अपने देश को एक उन्नत देश बनाने में इन तमाम पढ़े लिखे किसानों का इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि हमारे पास, हम स्टार्टिंग से हम ऐसे ग्राउंड बड़ा किया जाता है कि हमारे पास सरकारी नौकरी होनी चाहिए, इसीलिए हम कभी भी उस तरफ नहीं जाते जहाँ पर किसानी, फसलों, बागवानी की पढ़ाई होती है। क्या कहेंगे आप इसमें, कैसे जो स्टूडेंट्स हैं उनको उन विश्वविद्यालयों में लेकर जाया जाए? नहीं, देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि अब की जनरेशन जो है वो कम इंटरेस्ट ले रही थी एग्रीकल्चर की तरफ। लेकिन मैं, जैसे कि आपको शायद मालूम भी है, मैं पूसा इंस्टीट्यूट से ही सेवानिवृत्त हुआ था, और वहाँ पे हमारे यहाँ बहुत सारे एक डिपार्टमेंट यही है कि हम जितने भी हमारे अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट जो बच्चे कर रहे हैं, उसके बाद एक ट्रेनिंग सेंटर वहीं पे खोला है कि एग्रीकल्चर से में इनको कैसे एंटरप्रेन्योरशिप मिले, कैसे ही जाके एग्रीकल्चर में ही अपना स्टार्टअप शुरू करें, कैसे हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे हेल्पफुल होंगे ये। तो ये सब ट्रेनिंग दी जाती है। और पूसा इंस्टीट्यूट में पहले पीजी से शुरू होता था, लेकिन बीएससी एग्रीकल्चर भी खोल दिया वहाँ पे, बीटेक भी खोल दिया वहाँ पे, जिससे कि हम अपने ग्रामीण बच्चों को या देश के बच्चों को अधिक से अधिक एग्रीकल्चर की तरफ लेकर चलें, जिससे कि हमारा देश उसी एग्रीकल्चर फील्ड में और आगे बढ़े। और फिर मैं आपको बताना चाहूँगा
कृषि निर्यात जो हमारे उत्तर प्रदेश का है, एक डेटा देना चाहूँगा मैं। कृषि निर्यात वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी निदेशालय के अनुसार एक आंकड़े हैं 21-22 के दौरान कृषि उत्पाद 19.92% बढ़कर $50.21 मिलियन हो गया, जो 2020-21 में यानी कि $41.87 मिलियन था। तो ये भी एक बहुत अच्छा एग्रीकल्चर का इंडिकेशन दे रहा है कि हमारे प्रदेश का इतना बढ़िया निर्यात हो रहा है। वो एक फॉरेन करेंसी डॉलर में प्रदेश की आर्थिक स्थिति बढ़ रही है, तो ये भी एक इंडिकेशन है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले किसी भी जगह आप कोई भी इंडस्ट्री डेवलप करें या एग्रीकल्चर रिलेटेड है या एंटरप्रेन्योर कोई भी है, तो वहाँ का इन्वेस्टर जो आएगा वो सबसे पहले वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखेगा कि भाई जो मैं यहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो मुझे आगे मैं उससे कुछ कमा पाऊंगा नहीं कमा पाऊंगा, या यहाँ के बच्चों को, यहाँ के यंगस्टर्स को मैं एम्प्लॉयमेंट जो दूंगा वो मुझे भी तो कुछ कमाई चाहिए ना। तो उत्तर प्रदेश में सबसे प्लस पॉइंटर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आज की डेट में वो बिल्कुल ठीक है, बहुत ही अस्थिर स्थिति में लेकर चल रहे हैं प्रदेश को, और वो डे टू डे मेरे हिसाब से प्रोग्रेसिव स्टेज पे है। और मैं तो यही कहूंगा कि प्रदेश की खुशहाली, कानून का राज, ठीक है, उत्तर प्रदेश में फिर तीसरी बार योगी सरकार। ठीक है, बहुत छोटा सा सवाल के साथ मैं समाप्त करूंगी इस पूरे पॉडकास्ट को। जनसंख्या का भार, जैसे जैसे देश आगे बढ़ रहा है, जनसंख्या का भार भी हमारे ऊपर, हमारे पूरे प्रदेश के ऊपर, खासकर उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्या हमारे रिसोर्सेज आने वाले जनसंख्या के लिए तैयार है कि जो जनसंख्या का भार पूरे प्रदेश पर है, क्या हम उतने खाद्य उन्हें दे पाएंगे, और अगर दे पाएंगे तो योगी सरकार ने इसके लिए क्या किया है? देखिए, भारत जो है वो फूड सिक्योर तो आज से 15-20 साल पहले हो गया कम्प्लीटली। आज सिर्फ हम लोग जो है वो एक एडिबल ऑयल 10 मिलियन टन्स के आसपास, कोई 4 मिलियन टन्स के आसपास दलहन ये इंपोर्ट करते हैं, बाकी सब में हम लोग हैं सरप्लस। लेकिन जो बड़ा चैलेंज है वो न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी का है। फिर न्यूट्रिशनली इनसिक्योर है हम लोग, क्योंकि अंडर नरिश्ड हैं और उसका प्रभाव जो है वो लैक्टेटिंग मदर्स पे भी है, बच्चों की ग्रोथ स्टंट हो रही, ये एक बड़ा चैलेंज है। फूड सिक्योरिटी का अभी इशू नहीं, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है बड़ी फास्ट पेस पे हो रही है। पॉपुलेशन के मामले में प्रदेश पे भी दबाव है, पर अगर स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे पॉपुलेशन लोग देखें, लेकिन भारत को उसका एडवांटेज अब मिलना शुरू हो गया जब से ये हुआ है कि नंबर 1 पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड है। तो जो ग्लोबल एक थॉट प्रोसेस होता है इन्वेस्टमेंट का, वो आ रहा है सबसे बड़ी मार्केट की तरफ आ रहा है, मार्केट की तरफ आ रहा है। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी बड़ी है जिसकी तरफ मुझे लगता है देश को अटेंशन देना चाहिए, प्रदेश को भी देना चाहिए, वो ये है कि पूरी दुनिया में पॉपुलेशन घटनी शुरू हो गई है। तो क्या हम लोग अपने लोगों को ट्रेनिंग दे के, और अगर एग्रीकल्चर में हम लोगों की एक्सपर्टाइज ज़्यादा है तो अफ्रीका में एग्रीकल्चर एक्सपर्ट की ज़रूरत है, यूरोप में एग्रीकल्चर एक्सपर्ट की ज़रूरत है। बड़े पैमाने पर दुनिया में इस टाइम पे इंडिया की तरफ से ह्यूमन रिसोर्स, ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स, और उसमें एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, ये सेक्टर ऐसे हैं जो यहाँ से जाएं तो अब तक आईटी के प्रोफेशनल जा रहे थे, अब जो है एग्रीकल्चर के प्रोफेशनल और कंस्ट्रक्शन के प्रोफेशनल जाना शुरू हो गए। तो इसमें एक बड़ी डिमांड दुनिया भर में इमर्ज हो रही है। यूरोप से हर एक कंट्री इंडिया की तरफ देखना शुरू किया है कि भाई यहाँ से हमको टेक्निकली क्वालिफाइड मैन पावर और आगे चल के किसानों को यहाँ से इन्वाइट करना है। तो इस अपॉर्चुनिटी को पहले से मेजर करके, मैप अप करके, फिगर आउट करके हम लोग इस डायरेक्शन में बढ़ सकते हैं। तो पॉपुलेशन का लोड कोई बड़ी समस्या के तौर पे अब नहीं देखना चाहिए, अब इसको एडवांटेज के तौर पे देखना चाहिए, अपॉर्चुनिटी के तौर पे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ दो मेहमान, डॉक्टर MJ खान जी और साथ ही डॉक्टर बीरपाल जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे इस पॉडकास्ट में। और साथ ही हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपको तमाम उन सवालों से अवगत कराएं जो आपके जहन में है, क्योंकि हम भी वही सोचते हैं, और आपकी सोच को आगे लेकर जाना और आपके सवालों के जवाब इस पॉडकास्ट के माध्यम से देना, यही तो हमारा काम है। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।